सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सवाल देखिए, 12 सेबों का क्रय मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस सवाल समझिए, 12 सेबों का क्रय मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 सेबों को जो आपने खरीदा मान लीजिए x रुपए में, और उनको बेचा आपने x रुपए में ही, उतने रुपए में ही बेचा, लेकिन आपने कितने सेब बेचा? 16 सेब। यानी कि 12 सेबों को आपने जितने रुपए में खरीद के लाए थे उतना रुपए आपको तब मिल रहा है जब आप 16 सेब बेच दे रहे हैं। मतलब आपको यहाँ हानि होगी, कंफर्म होगा कि हमें हानि होगी। तो देखिए ट्रिक से, 12 सेब क्रय मूल्य, 16 सेब विक्रय मूल्य। अब हम ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि उसे हर बार 4 सेब का नुकसान हो रहा है। जब वो 12 सेब खरीद के लाया, 16 सेब बेचने पर उसे उतना ही पैसा मिला जितना वो 12 सेब खरीद के लाया था। यानी कि उसे कितने सेब का घाटा हो रहा है? हर बार उसे 4 सेब का घाटा हो रहा है। कब हो रहा है? जब वो 16 सेब बेच रहा है गुणे 100। ये आपका आ जाएगा हानि प्रतिशत। तो 4 चौक 16 और यहाँ से 25% आपका आंसर आ गया। उसे 25% का हानि हो रहा है। ध्यान समझिए, उसे कितने सेब का घाटा हो रहा है? 4 सेब का। कितने सेब पे? जब वो 16 सेब बेच रहा है। गुणे 100 कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा परसेंट में। यहाँ पे एक तरीका और है कि जो आप 16 सेब वो का जो विक्रय मूल्य है ना, इसको आप सीपी मान लीजिए। ये ट्रिक है, मान लीजिए। और जो आपका 12 सेब का क्रय मूल्य है, इसको आप एसपी मान लीजिए। यानी कि एक्चुअल में से क्रय मूल्य मान लीजिए और इसको विक्रय मूल्य। ध्यान समझिए। तो अगर मैं ट्रिक से इसको सॉल्व करूं तो आपका जो हानि या लाभ परसेंट होता है क्या होता है? CP माइनस SP अपान CP। तो CP आपका है 16 माइनस 12/16 गुणे 100। यहाँ से आपका आ गया 4/16 गुणे 100। आपको तो आ गया 25%। तो ये बस ट्रिक है कि आपको जब ऐसा सवाल दिया हो तो आप इसको क्रय मूल्य मान लीजिए और इसको विक्रय मूल्य। इसका तीसरा तरीका देखिए, माना एक सेब का क्रय मूल्य x रुपए है और विक्रय मूल्य y रुपए है। ये था हमारा कि मैंने मान लिया भाई या क्रय मूल्य जो है x रुपए है एक सेब का, विक्रय मूल्य y रुपए है। तो उसका टोटल पैसा कितना गया? 12x। और वो किसके इक्वल हो गया? 16y के। वही तो कह रहा है कि आपने 12 सेब का क्रय मूल्य 16 सेब के विक्रय मूल्य बराबर है। तो एक सेब का क्रय मूल्य x रुपए है तो 12 सेब का क्रय मूल्य 12x हो जाएगा। एक सेब का विक्रय मूल्य y रुपए है तो 16 सेब का विक्रय मूल्य 16y हो जाएगा। ये कह रहा है दोनों इक्वल हैं। यहाँ से आप देखिए x/y कितना आ जाएगा? 16/12, 4 चौक 16, 4 टाइम 12। तो यहाँ से x/y आ जाएगा 4/3। अब समझिए, x आपका क्रय मूल्य है, y आपका विक्रय मूल्य है। ये आपका क्रय मूल्य था, ये आपका विक्रय मूल्य था। यही तो आपने माना है x रुपये y रुपये। तो यहाँ से देखिए उसे हर बार कितने रुपए का घाटा हो रहा है? यहाँ से देखिए हर बार उसे क्या हो रहा है? 1 यूनिट का घाटा हो रहा है। क्योंकि ये रेशियो में है तो इनको रुपए नहीं बोल सकते, हम यूनिट बोलेंगे। उसे हर बार 1 यूनिट घाटा हो रहा है। अगर 4 रुपये में खरीद रहा है तो 3 रुपये में बेच रहा है। अगर 4 यूनिट में खरीद रहा है तो 3 यूनिट में बेच रहा है। तो उसे 1 यूनिट का घाटा हो रहा है हर 4 यूनिट पे गुणे 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25%।
ये आपका आंसर हो गया। ये तीनों तरीके आपके शॉर्टकट थे, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 kg चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य बताओ या प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो इसमें क्या कर रहा है कि व्यक्ति पहले 385 रुपये ले गया, मान लीजिए x रुपये प्रति केजी के हिसाब से y केजी खरीदा। अब वो 385 रुपये ले गया, x में 20% की कमी आ गई दाम में, तो y प्लस 3.5 kg खरीदा। तो अगर आप बेसिस करना चाहिए तो आपको पता है x इंटू वाई 350 के इक्वल होगा और 4x/5 और y प्लस 3.5 ये भी 385 के इक्वल होगा। दो इक्वेशन है, दोनों आप सॉल्व कर लीजिएगा, बेसिक है। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक्स लंबा हो जाएगा, आप ट्रिक्स समझिए। जो चावल की मात्रा होगी, चावल की मात्रा गुणे चावल का दाम, ये कुल रुपए के बराबर होगा, कुल रुपया। आप समझिए कैसे। चावल की मात्रा किस में होगी, केजी में होगी, और चावल का दाम होगा वो क्या होगा, रुपये प्रति केजी में होगा। तो आप देखिए केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ रुपये बचेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया कि जो चावल की मात्रा और चावल का दाम है, दोनों का मल्टीप्लाई कुल रुपया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रुपया है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। रुपया चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। यानी कि अब आपका जो सवाल है वो बन गया कि जब चावल के दाम में 20% कमी आई तो 20% क्या होता है, 1/5। तो 1/5 कमी आई, यानी अगर पहले दाम था 5 रुपये तो अब दाम कितना हो गया, 4 रुपये। ध्यान समझिए, अगर पहले दाम था 5 यूनिट तो 20% कमी आएगी तो दाम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अभी हमने सुना कि मात्रा और दाम इनका गुणनफल क्या है, नियत है। अगर ऐसा है, ये आपका आ गया दाम, कीमत, इनका गुणनफल अगर नियत है तो अगर मात्रा, अगर दाम कम हुआ तो मात्रा बढ़नी चाहिए। तो आपका क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर दाम गुणे मात्रा है, अगर दाम 4/5 से 4 हो गया तो मात्रा क्या होगी, 5 से 4 होगी। इनका जो गुणनफल है वो नियत है, कांस्टेंट है। तो आपका जो मात्रा होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो मात्रा आपकी हो जाएगी 4:5। पहले वो 4 यूनिट खरीद पाता था, अब वो 5 यूनिट खरीद पाता है। सवाल यही कह रहा है, लेकिन सवाल में क्या कर रहा है कि भाई वो 3.5 चावल अधिक खरीद पाता है, और हमारा जो आया वो कह रहा है भाई 1 यूनिट खरीद पाता है एक्स्ट्रा। जब चावल के दाम में 20% कमी आती है तो कह रहा है कि 3.5 केजी चावल अधिक कर पाता है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट कर रहा है भाई 1 यूनिट अधिक खरीद पाता है। तो इसका मतलब हुआ 1 यूनिट जो होगा वो 3.5 केजी के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप 4 यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 यूनिट क्या होगा, 14 केजी के इक्वल होगा। तो 385 रुपये में अगर आपको 14 केजी चावल खरीदना है तो चावल का दाम नहीं आ जाएगा। तो चावल की वास्तविक मूल्य क्या आ जाएगी, 385/14। यहाँ से आ जाएगा 14 दूनी 28, 10 105, 14 7 98, 70, 14 25 70। तो 27.5 रुपये प्रति केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझाने में टाइम है, वरना आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस रेशियो में चावल की कीमत कम होगी उसी के रिवर्स रेशियो में आपके मात्रा चेंज होगा।
अगला सवाल देखिए, सोनाली ने विक्रय मूल्य के 4/5 पर एक डिनर सेट खरीदा तो उसका लाभ बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है कि सोनाली ने विक्रय मूल्य के 4/5 रुपये पे डिनर सेट खरीदा तो उसका लाभ बताना है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोनाली को अगर x रुपये देने थे तो सोनाली ने 4x/5 रुपये दिए तो उसको कितना लाभ हुआ। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं x माइनस 4x/5 अपान x इंटू 100 कर लीजिए। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप चाहिए तो 4, 5, 1/5 1/5 गुणे 100, यहाँ से आपको तो आ जाएगा 20%। तो ये तो हो गया बेसिक। अब यहाँ पे ट्रिक समझिए कि भैया सोनाली को विक्रय मूल्य के 4/5 रुपये, यानी कि एक आदमी अगर 5 रुपये में बेच रहा है तो सोनाली उसको 4/5 रुपये दे रही है। तो सोनाली दे रही है 4/5 रुपये। ध्यान समझिए, यानी कि सोनाली हर 5 रुपये पे क्या कर रही है, 1 यूनिट का फ़ायदा कमा रही है। उसको एक्चुअल 5 यूनिट देनी थी लेकिन वो दे कितना रही है, 4 यूनिट। यानी कि हर 5 यूनिट पे उससे क्या मिल रहा है, 1 यूनिट का फ़ायदा। तो यहाँ से आप देखिए 1/5 गुणे 100 आपको तो आ जाएगा 20%। इस चीज़ को समझिए आप अच्छे से कि जैसे 5 रुपये देने थे उसको, तो अगर वो 4/5 रुपये देगी तो कितना हो जाएगा, 5 का 4/5 5 गुणे 4/5। तो यहाँ से आप देखिए 4 रुपये, यानी कि उसे हर 5 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा हो जा रहा है। सोनाली को 20% का लाभ होगा। अगला सवाल देखिए, 7,897, 8,110, 8,536 को सबसे बड़ी संख्या यक्ष से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष समान रहता है तो यक्ष के अंकों का योग बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब इन तीनों संख्याओं को किसी सबसे बड़ी संख्या, मतलब वो बड़ी बड़ी संख्या बतानी है कि जब इन तीनों संख्याओं को हम डिवाइड करें तो आपका जो शेष आए वो समान आए। तो इसका अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो बेसिक बहुत लंबा है, किसी वीडियो में इसका बेसिक बता दूंगा, लेकिन अभी आप ट्रिक समझ जाइए। जो सबसे बड़ा संख्या होगी तो आप इन तीनों का डिफरेंस ले लीजिए बारी बारी से, और फिर जो आए उसका जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए 7,9,7,8,1,1,0 और 8,5,3,6। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो यहाँ से आप देखिए 3, 13 तो 213 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 26 और 426 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ, यहाँ से 3, यहाँ से 39, 90, 5, 6, यहाँ से 639 आ जाएगा। तो आप देखिए इनका जो डिफरेंस आया 213, 426 और 639 आया। अब आप देखिए इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका एचसीएफ जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिए इनका एचसीएफ जो आ रहा है वो आ रहा है, आप देखिए 213 दूनी 426 त्याई 639। तो यहाँ से आप देखिए इनका एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 213, यही आपका एक्स है। लेकिन आपसे एक्स के अंकों का योग पूछा है तो 2 + 1 + 3 यहाँ से 6, तो आपके अंकों का योग आ जाएगा 6, यही आपका आंसर है। तो अगला सवाल देखिए, करा 14 गाजर 17 नारियल का मूल्य 146 रुपये, तथा 17 गाजर 14 नारियल का मूल्य 164 रुपये, तो 5 गाजर और 2 नारियल का मूल्य बताइए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका योग आ रहा है 31। तो आप कुछ नहीं करना है, तो आपको गाजर जी प्लस नारियल एन का अगर दाम निकालना हो तो इनका योग अगर है 31 तो आप इनका योग करिए और 31 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपको उत्तर आ जाएगा 10। तो जी और एन मतलब गाजर और नारियल, एक गाजर एक नारियल का मूल्य क्या आ जाएगा 10। अब फिर आप देखिए इनका डिफरेंस आ रहा है इन,
तो अगर आप इनका घटा दें तो जो आएगा, आप यहाँ देखिए यहाँ पे जो बड़ा है उसके में से वो घटा देंगे। तो आप जब यहाँ घटाएंगे 17 में से 14 गाजर जाएगा तो बचेगा 3 गाजर, यहाँ से बचेगा -3। तो आप 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा g माइनस m बराबर, आप इनका डिफरेंस जो है उसको इसमें से घटा दीजिए तो आपका आएगा 164, 146, 18, तो 3 छंग 18। तो आपका एक गाजर एक नारियल का मूल्य जो आया वो 10 रुपये, और एक गाजर एक नारियल मूल्य का डिफरेंस आया 6 रुपये। तो यहाँ से आप गाजर का मूल्य निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10 + 6/2, और नारियल का जाएगा 10 - 6/2। तो नारियल का मूल्य आ जाएगा 2 रुपये और गाजर का मूल्य आ जाएगा 8 रुपये। फिर आपसे पूछा 5 गाजर और 2 नारियल, तो आप रख दीजिए 5 × 8 + 2 × 2, तो 40 + 4 44 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप समझने में दिक्कत है तो आप बेसिक समझिए इसको आराम से, कि 14 गाजर + 17 नारियल बराबर 146, 17 गाजर + 14 नारियल बराबर 164। ऐड कीजिए 31 गाजर + 31 नारियल बराबर 310। तो g + n यहाँ से आ जाएगा 31 मतलब 310/31 मतलब 10। अब क्या करिए आप इसमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, तो यहाँ से आएगा 3g, यहाँ से आ जाएगा -3m, यहाँ से आ जाएगा 18। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा g - m बराबर 18/3 मतलब 6। तो आपका g - n आ जाएगा 6। आप सॉल्व कर लेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 8, n की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको 5g + 2n बताना है, आप यहाँ वैल्यू रख देंगे 5 × 8 + 2 × 2, आपका आ जाएगा 44 रुपये। आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 4:7:9 और a + b + c की वैल्यू 30 दिया है, तो c का मान बताना है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करिए, जब भी a + b c ऐसा दिया हो तो आप इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा a + b + b + c + c + a बराबर 4 + 7 + 9। तो यहाँ से आ जाएगा 2a + b + c बराबर 20। तो a + b + c आ गया 10। और आपका दिया है a + b क्या है 4 है, हमें c निकालना है। तो a + b दिया है 4 और b प्लस यहाँ से a + b को जब यहाँ रखेंगे तो c आ जाएगा 10 - 4 मतलब 6। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पे a + b + c आया 10 और क्वेश्चन में दिया है 30, यानी कि क्या हुआ होगा 3 गुना रहा होगा। जो a + b + c आ रहा है यानी कि इनकी वैल्यू क्या होगी 3 गुनी होगी, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या आई है 6, यानी कि जो c की एक्चुअल वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी 18। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, a + b अनुपात b + c अनुपात c + n बराबर 5:7:6, और आपको दिया है 2a - 3b + 4c, इसकी वैल्यू दी है 66। तो c का मान पूछा है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप इनको ऐड कर दीजिए। तो हो जाएगा a + b + b + c + c + a, यहाँ से आएगा 5 7 12 6 18। तो 2a + b + c आ जाएगा 18। तो a + b + c आ जाएगा कितना 9। अब समझिए यहाँ पे ये आ गया 9 यूनिट। और अगर हम c का मान निकालें तो यहाँ से a + b + c, a + b दिया है 5 यूनिट, तो c का मान कितना आ जाएगा यहाँ रखने पर 4। अगर हम b + c रखते तो b + c रखते तो a का मान आ जाता 2, क्योंकि b + c है 7 यूनिट। अगर c + a को 6 यूनिट रखें तो b का मान कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो आपका आ गया CAB वैल्यू आ गई। हमें जो इक्वेशन दी है 2a - 3b + 4c में हम रखते हैं इसको, तो 2a मतलब 2 -3 × b मतलब 3 + 4 × c मतलब 4। तो यहाँ से 2 3
तो 4 - 9 + 16, 16 4 20 - 9 गया 11, ये आया 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू है 66, तो जो हमारा 11 यूनिट आएगा वो 66 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया, 6। और आपसे पूछा सी, तो सी है 4 यूनिट, तो सी है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 6 मतलब 24। यही आपका आंसर है। अगर आप कभी ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछे, अगर आपको डायरेक्ट लिखना हुआ, जो आपका ये आया ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो आया वो आया 2:3:4 आया। इतना लिखने के बाद अगर आपको डायरेक्ट लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, बस उसको समझ लीजिए। तो आप देखिए, इनको डायरेक्ट लिखना हुआ, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखना हुआ तो आपको देखना है, आपको ए निकालना है। तो ए किस में आ रहा है, ए आ रहा है a + b और c + a में, तो आप इनको ऐड कर लीजिए और जिसमें नहीं आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा a का। b के केस में क्या होगा, जिसमें b आ रहा है उसको ऐड कर लीजिए, तो आ रहा है b पहले और दूसरे में, और जिसमें नहीं आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए। c किस में आ रहा है, पहले दूसरे और तीसरे में, तो इनको ऐड कर लीजिए और जिसमें नहीं आ रहा है उसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए 6 5 11 में 7 गया 4, 7 5 12 में 6 गया 6, 7 6 13, 13 में 5 गया 8। तो यहाँ से फिर सॉल्व हो जाएगा 2 3 6 2 चौका 8। तो यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट आगे क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 2:3:4। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।